बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है करंट अफेयर स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट नाजिया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 1 नवंबर यानी कल चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। आला सतह वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। वज़ीर आज़म ने जब से वज़ारत उज़्मा का ये मनसब संभाला है उसके बाद चीन का ये उनका पहला दौरा है। निहायत अहमियत का हामिल इसको समझा जा रहा है। टाइमिंग के एतबार से हो या इलाकाई और आलमी सतह पे जिस तरह के हालात और वाक़यात और चैलेंजेस दरपेश है इस वक्त दुनिया को, उस तनाजुर में भी इसकी बड़ी अहमियत दी जा रही है। फिर पाकिस्तान जिस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, सैलाब वाला मामला हो या मईशत को मुस्तहकम करने की बात हो, इस तरह की चीज़ों के लिए भी ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मुलाकातें हैं जो इस दौरे के दौरान होंगी, इनको बड़ी अहमियत दी जा रही है। अगर आपको बताएं थोड़ी डिटेल, तो ये दौरा वज़ीर आज़म चीन की रियासती काउंसिल के वज़ीर आज़म ली की योंग की दावत पर कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 16 सितंबर 2022 को चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के मौके पर मुलाकात हुई थी। और वज़ीर आज़म जो है इस मौके पर जो दौरा कर रहे हैं उसमें चीन के सदर से भी उनकी मुलाकातें होंगी। आला सतह के जो वफूद हैं उनके दरमियान भी मुलाकातें होंगी। माहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं और इसके अलावा इलाकाई और आलमी सतह पर जो भी मामलात हैं, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया, उस हवाले से भी बात होंगी। अच्छा, मैं देख रही थी ग्लोबल टाइम्स में वज़ीर आज़म का आर्टिकल शाया हुआ है, बड़ा ही ज़बरदस्त। और पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है जो कई दहाइयों पर मुहित है, बड़ी ही खूबसूरती और उम्दगी के साथ वज़ीर आज़म ने उसका अहाता किया है। और जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो दहाइयों के हिसाब से आगे ताल्लुकात जाते रहे हैं, उसका वज़ीर आज़म ने बड़ी खूबसूरती और बड़े ही इख्तिसार के साथ उसका जो है अहाता किया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कुछ अहम बातें की हैं जो हम प्रोग्राम में भी डिटेल से उसका जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके गोश गुजार में समझती हूँ करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की जब हम बात करते हैं तो उसकी दोस्ती तो लाजवाल है और जो मिसालें दी जाती हैं शायद ये अब उससे भी अबव है, लेकिन वो ये कहते हैं पाकिस्तान और चीन जो है उनका मुश्तरका विजन है जो कि इलाके के जो लोग हैं उनकी खुशहाली के लिए बड़ा अहम है। और जब हम बात करते हैं तरक्की की, खुशहाली की, आगे जाने की, पायदार अमन की, तो उसमें पाकिस्तान और चीन का जो मुश्तरका विजन है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उसके अलावा फिर सी पैक के हवाले से वज़ीर आज़म ने खास तौर पर जिक्र किया कि किस तरह से ये एक गेम चेंजर है। अगर हम ट्रेड की बात करें, ट्रांसशिपमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर बात हो रीजनल कनेक्टिविटी की, इस हवाले से और ख़ास तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो किस तरह से सी पैक जो है वो एक गेम चेंजर है और पाकिस्तान और चीन किस तरह से इस चीज़ के लिए जो है वो ना सिर्फ एक पेज पर है बल्कि इसकी तकमील के लिए भी कोशां हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने फिर ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, पाकिस्तान को जब ज़रूरत पड़ी, चाहे वो सैलाब का मामला हो या कोविड-19 का मामला हो, तो चीन पाकिस्तान के न सिर्फ शाना बशाना खड़ा रहा बल्कि पाकिस्तान की हर मुमकिना मदद भी की। तो ये वो दोस्ती है जिस पे जितनी बात की जाए कम है। अभी आपने देखा कि वज़ीर आज़म चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से भी जो है वो खिताब कर रहे थे और बड़ी डिटेल से उन्होंने बात की कि चीन के तजुर्बात से और उसकी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। सी पैक का भी जिक्र किया। ये सारी बातें हम प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन मैं अपने मेहमान का आपसे तारुफ करवा देती हूँ जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर फारूक आदिल तजियाकार हैं, मैं उनको वेलकम कहूँगी अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ जो मेहमान हमें ज्वाइन करते जाएंगे उनका तारुफ भी आपके साथ होता जाएगा और आज हम अहाता करेंगे इसी दौरे का जो वज़ीर आज़म चीन का कल करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म का दौरा, क्या सिग्निफिकेंस देख रहे हैं आप इसकी? आपने सारी सिग्निफिकेंस बता दिया मेरे लिए, तो आपने कुछ छोड़ा नहीं। आपकी तो बात। अच्छा देखिए, मुझे याद है एक मुलाकात प्रेसिडेंट चाइना से, उसमें मुझे भी शिरकत का मौका मिला। ममनून हुसैन साहब के साथ हमने चाइना का विज़िट किया। तो उस विज़िट में वो बार बार शहबाज शरीफ का जिक्र कैसे कर रहे थे, बड़ी दिलचस्प बात है। वो ये कह रहे थे कि हमने अब जब कोई मनसूबा तेज़ी से मुकम्मल करना हो और तय कर लेना है कि अब ये डिले पे नहीं जाएगा और ये भी तय कर लेना है कि कोई इसमें रुकावट नहीं आएगी, तो हम उसको कहते हैं शहबाज स्पीड। ठीक, बिल्कुल तो ठीक, तो चीन में शहबाज शरीफ के लिए बड़े ख़ास जज्बात हैं। वो अपने प्रोजेक्ट्स को शहबाज स्पीड का नाम देते हैं। इसके अलावा ये तवक्को करते हैं कि अगर पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो मामलात हैं उनको चलाने में किसी न किसी तरह, ये मैं माजी की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ होंगे तो वो यकीनी तौर पे न सिर्फ वो कामयाबी से मंसूबा मुकम्मल होगा, न सिर्फ ये कि बर वक्त मुकम्मल होगा, बल्कि दोनों मुल्कों के मफाद के लिए जो कुछ सोचे गए हैं उससे बढ़कर कुछ करेगा। ये बातें मैंने चीन के सदर की ज़ुबानी अपने कानों से सुनी है। तो अब
वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ साहब का ये पहला दौरा है। एक तो ये इसकी अहमियत है, दूसरी एक और अहमियत भी है कि अभी जो कांग्रेस 20वीं कांग्रेस का इजलास हुआ है चाइना में, जिसमें री इलेक्ट हो गए हैं चाइना के प्रेसिडेंट, इसके बाद दुनिया के ये पहले आलमी लीडर हैं जो चीन का दौरा कर रहे हैं। इससे हमें अंदाज़ा होता है दोनों मुल्कों की कुर्बत का, ताल्लुकात का, शहबाज शरीफ की अहमियत का। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुज़श्ता हुकूमत ने आते ही सी पैक को मुतनाज़ा कर दिया, उस पर शकूक व शुबहात का इजहार किया और उसको पाकिस्तान के मफादात के मुनाफे भी करार दिया। चीन को पाकिस्तान का दुश्मन इन लोगों की तरफ से करार दिया गया और नतीजा ये निकला कि ये पूरा मनसूबा खटाई में पड़ गया। तो ये दौरा इस एतबार से बहुत अहम है कि आप उस खटाई में पड़े हुए मंसूबे को, जो पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका विजन है और जिससे सिर्फ इन दो मुल्कों के मफादात सर्व नहीं होंगे, पूरे एशिया को हम सर्व करेंगे और पूरी एशिया में खुशहाली आएगी। सिर्फ ये नहीं होगा, सेंट्रल एशिया जो कनेक्टेड नहीं है अभी तक हमारे साथ, वो भी कनेक्ट हो जाएगा। और सेंट्रल एशिया तो तड़प रहा है पाकिस्तान और चीन के साथ मिलने के लिए, लेकिन ये कि माजी के जो 4 साल बर्बाद कर दिए गए, उससे आप ये देखें कि आपने कितनी खराबी पैदा कर दी इस मुल्क की मैशत को और इस खित्ते की मैशत को। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइमिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये कितना अहम होगा इस टाइमिंग के हवाले से बात करना, क्योंकि जो चैलेंजेस जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा पाकिस्तान को दरपेश हैं, फिर आलमी सतह पे जो मसाइल हैं, चाहे वो तवानाई के हवाले से हों, फूड बहरान जो है वो बहुत सिक्योरिटी उस पर बहुत बात हो रही है, फिर ये जो क्लाइमेट चेंज है जिसका जिक्र वज़ीर आज़म ने ग्लोबल टाइम्स में अपने आर्टिकल में भी किया, ये कितने बड़े चैलेंजेस हैं और इसमें पाकिस्तान और चीन की आपस की जो दोस्ती है, जो शराकत है, वो कितनी अहम है। एक गाना सुना हुआ है आपने, पंख होते तो उड़ जाती मैं। जी जी। तो आपको तो अल्लाह ने पंख दिए हैं और आपने पूरी दुनिया का चंद लफ्ज़ों में अहाता कर दिया। मैं वापस पाकिस्तान में आना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इसकी टाइमिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2014 में जब आ रहे थे चीन के प्रेसिडेंट पाकिस्तान, तो उस मौके पर चीन ने बराह रास्त इमरान खान से रब्ता किया और उनसे ये कहा कि आप ये काम ना करें, ये दौरा होने दें। मुझे याद है चीन के जो एम्बेसडर थे यहाँ उस वक्त, वो दराज का मुझे इस वक्त नाम उनका ज़हन में नहीं आ रहा, बड़े पॉपुलर थे, वैसे ही वो पाकिस्तानी सिटीज़न लगते थे और वो हर जगह चले जाते थे, लोग उन्हें हाथों हाथ लेते थे। उनका भी एक स्टेटमेंट आया, शायद उन्हीं की मुलाकात हुई इमरान से। अच्छा। और उनसे ये कहा कि ये देखें, सियासत आपकी होती रहेगी, ये दोनों मुल्कों के मफाद में और आपके मफाद में तो ज़्यादा है पाकिस्तान के मफाद में, तो मेहरबानी करें आप अपना ये जो प्रोग्राम है इसको ज़रा सा मौखर कर दें ताकि चीन के सदर पाकिस्तान आ सकें। तो उस मरहले पर इमरान खान ने उनकी एक नहीं मानी। अब इसकी ज़रा कड़ियाँ मिलाइए कि बाद में जो प्रोपेगेंडा हुआ कि चीनी तो जी ईस्ट इंडिया कंपनी है और चीनी तो जहाँ जाते हैं लूट के खा जाते हैं, वो हमें भी लूट के खा जाएंगे वगैरह वगैरह, ये प्रोपेगेंडा पीटीआई के प्लेटफॉर्म से हुआ। और जो विस्परिंग होती है, जो खास जिससे आप राय आमा बनाते हैं, विस्परिंग बड़े पैमाने पे की गई। तो आप इमरान खान की उस वक्त की तर्ज अमल के उन्होंने चीनी सफ़ीर की और चीनी हुकूमत की बात नहीं मानी और बात की विस्परिंग को मिला के देखें तो इसका मतलब ये है कि वो आइसोलेटेड विस्परिंग नहीं थी, वो इस पार्टी की पॉलिसी थी। तो एक इसका पहलू ये है। ठीक है। और दूसरा पहलू ये है कि इस वक्त तो यूँ कहिए कि वो जो आपने मामलात कहे तो वो तो एक यानी यूनिवर्सल है, ख़ास तौर पे ये जो कोविड के बाद और ये जो जंग हुई है उसके बाद मैं उसकी बात कर रहा हूँ रशिया की, तो उसके बाद जो मसाइल पैदा हुए हैं ख़ास तौर पे ग़िज़ा के मामले में, ख़ास तौर पे तवानाई के मामले में, इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि इसकी बहुत अहमियत है। ठीक है। इन द मीनवाइल हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन एज चौधरी साहब ने, फॉर्मर सेक्रेटरी खारजा हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने टाइम निकाला। शुक्रिया। एजाज साहब, वज़ीर आज़म चाइना के दौरे पर कल रवाना हो रहे हैं। सर मैं अभी डॉक्टर साहब से भी जब बात कर रही थी तो बात हम कर रहे थे टाइमिंग के हवाले से और इस दौरे की सिग्निफिकेंस के हवाले से। मैं चाहूंगी जरा आप इस पे अपनी जरा राय दीजिएगा सर। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और बड़ी अहमियत का हामिल है और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान के चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त एक कलीदी हैसियत इख्तियार कर गए हमारी खारजा पॉलिसी में। अब देखें ना दुनिया किस तरीके से बदल रही है। आपने अमेरिका का देखा है कि वो चीन के साथ एक बड़ा मुसाफका खड़ा कर दिया है, हिंदुस्तान को अमेरिका ने अपना पार्टनर बना लिया है। अब ऐसे में पाकिस्तान के पास जो स्पेस है
ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हों, लेकिन हमारी जो स्पेस है वो सबसे ज्यादा चीन के साथ निकल दो हवालों से। एक तो सियासी है तौर पर दोनों मुल्कों के हमेशा से ही यानी किसी भी गवर्नमेंट कोई ऐसी नहीं पाकिस्तान में आई जो चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखना चाहती थी। इवन जो पिछली गवर्नमेंट का जो जिक्र हो रहा है, बुनियादी तौर पर चीन के साथ सब ताल्लुकात अच्छा रखना चाहते हैं और रखना चाहिए भी, क्योंकि चीन हमारा एक देरीना दोस्त है। और चीन में भी जितनी हुकूमतें बदली हैं, पाकिस्तान के मुतालिक उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला। दूसरी है इक्तिसादी लिहाज से, चीन ने उस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की जब पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग के अंदर बिल्कुल तकरीबन जकड़ा हुआ था और दुनिया से कहीं से सरमायाकारी नहीं आ रही थी, लेकिन चीन लेकर आया तो उसके बाद बाकी सरमायाकारों को भी हौसला हुआ, पाकिस्तान के दाखिली जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हौसला हुआ। तो मैं समझता हूं कि चीन के साथ ये जो राब्ता है ये बहुत ही अहम है और इसमें अब आगे आई होप कि तैयारी पूरी हो। तो देखिए ये बड़ा जरूरी है कि जब पाकिस्तान ने चीन के साथ पहली फेज में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में बड़ा काम किया, लेकिन फिर हमने सुस्ती की, हमने वो इंडस्ट्रियल जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनाए जिसमें चीन की इंडस्ट्री आनी थी। चुनांचे चीन की इंडस्ट्री उनके दूसरे बहुत सारे हमसाया ममालिक है, लाओस है, कैम्बोडिया है, थाईलैंड है, इवन म्यांमार, ये इधर चली गई। तो हमें वो एक तो हमने वो थोड़ी सुस्त रवैया की जिसको मेरे ख्याल में अभी जल्द अज जल्द पूरा करना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो नए शोबे निकल रहे हैं, जिस तरह ज़राअत का शोबा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा है, इसके लिए होमवर्क करके जाना चाहिए, वहां तैयारी करके जाना चाहिए, ताकि जब चीन इसमें आना चाहे तो उनको भी लगे कि हमने भी सारे जो है हमने हमारा होमवर्क पूरा है। आप देखें कि चीन तो फौरी तौर पर आपके पास यानी लबैक कहेगा आपको। तो ये मेरा तो ये व्यू है कि बहुत ही नादिर मौका है, लेकिन इस नादिर मौके को ज्यादा बेहतर इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि हमारा जो एक्सपर्ट लेवल है, हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल है, उस पर वो सारा होमवर्क अच्छी तरीके से किया हो ताकि चीनी जो हैं वो सरमायाकारों को तरगीब दे सके, राग़ब कर सकें कि पाकिस्तान में आए और सरमायाकारी। जी अच्छा, एजाज साहब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो चीनी सदर हैं उनके साथ भी मुलाकात मुतवक्के है, कितनी अहम आप समझते हैं ये मुलाकात होगी दोनों रहनुमाओं की? मेरे ख्याल में बहुत ही अहम है, खुसूसन अभी देखें ना, नेशनल सीपीसी की जो नेशनल कांग्रेस हुई है जिसमें इनको तीसरी टर्म मिल गई है और आपने ये देखा कि ये न्यू इरा था 2012 से 2022 तक। अगर आप गौर करें तो कल परसों भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि कितनी उसमें मुख्तलिफ जहतों में चीन ने बहुत तरक्की की है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पढ़ रहा था चैलेंजेस भी हैं। तो मैं समझता हूं कि वो एक नई कुव्वत के साथ, एक नए मैंडेट के साथ उनकी क़यादत आ रही है। तो हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि इस मौके पर जब वो अगले 5 साल के लिए अपनी पॉलिसीज जो हैं उनकी तश्कील देंगे तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो तरजीही अंदाज से। तो वजीर आजम साहब के पास भी बहुत अच्छा मौका है कि प्रेसिडेंट शी तक डायरेक्ट अपनी बात पहुंचा सकें कि किस तरीके से ये दोनों मुल्क जो हैं इनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, इनकी डेस्टिनी जो कहते हैं ना चीनी शेयर डेस्टिनी, इनकी डेस्टिनी शेयर्ड है। तो इस वजह से बहुत ही अहमियत है कि हामिल होगी ये मुलाकात। अच्छा एजाज साहब, एक चीज़ हमने देखी कि जब भी नून लीग की दौरे हुकूमत रहा, जब भी वो अपने दौरे हुकूमत में रहे तो चीन के साथ उनके बड़े ही दरीना और ख़ास ताल्लुकात रहे। हमने देखा कि ताल्लुकात हमेशा उरूज पर गए, लेकिन अभी जब वज़ीर आज़म 11 अप्रैल के बाद ये उनका पहला दौरा है तो आप क्या समझते हैं फिर वही हम उरूज देखेंगे? क्योंकि आप जिस तरह आपने पहले भी हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के, पिछले 4 साल में कुछ तनाव आ गया था दोनों तरफ से, कुछ मामलात कुछ ठीक नहीं थे। अब आप समझते हैं कि दोबारा वो रिवाइव होंगे, दोबारा हम उरूज देखेंगे? जी देखिए, मुझे नहीं इल्म के कितना तनाव था, लेकिन अलबत्ता सुस्ती थोड़ी जरूर हुई हमसे। उतनी गर्मजोशी से हमने काम नहीं किया, वरना चीनी तो राजी रहे थे। और अब मौका इसलिए आ गया है क्योंकि इस हुकूमत ने खुसूसन गर्मजोशी का मुजाहरा किया है, लेकिन साथ ही साथ चीनी ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम कैसा है, सियासी इस्तेहकाम, और उसके लिए किस तरह। तो मैं समझता हूं कि एक लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस पाकिस्तान में चाहिए। देखिए ये फायदा नहीं होगा इसका अगर हम ये कहें कि ये हुकूमत ठीक नहीं थी, वो हुकूमत ठीक थी। चीनियों को जो एक इमेज आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि पाकिस्तान में अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड्स सारे सियासतदानों को अपनी सियासी वाबस्तगियों से हटकर चीन के मामले में एक राय इख्तियार करनी चाहिए कि चीन हमारा दोस्त है और चीन से जो सरमायाकारी आती है इस हुकूमत में आएगी, मुस्तकबिल की आएगी, उसके बाद आएगी, उस सारी को सारे वेलकम करेंगे। इस मामले में कोई सियासत नहीं होगी,
बल्कि चीन के साथ मिलकर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह चीन भी अपनी दोस्ती निभाएगा और पाकिस्तान को भी इसका बहुत फायदा होगा। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम बात की है एजाज साहब ने, जब हम बात कर रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जब हम अपने दोस्त के साथ बैठें तो हमारी तरफ से एक पूरा कंसेंसस शो होना चाहिए कि हम सब एक ही पेज पर हैं और जो भी मसाइल हैं इस मुल्क के हम सब चाहते हैं कि वो हल हों, और इन्वेस्टमेंट की बात हो या जो हम चाह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करे या दीगर ममालिक के साथ भी, ये कितना ज़रूरी है कि एक सॉलिड इमेज जाए, जिसके बाद फिर आप ताल्लुकात की आगे लेके जाने की भी बात करें, फिर ये भी तवक्को रखें कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी आएगी और ताल्लुकात आगे चलेंगे, मामलात आगे चलेंगे। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि रियासत में, पाकिस्तान के अवाम में, पाकिस्तान के तमाम तबकात में इस सिलसिले में इत्तेफाक राय हो, कंसेंसस हो, ये बात दुरुस्त है। अब मैं फिर आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ गुज़श्ता 4 बरस में, अगर आप एनआई ना हो तो। नहीं प्लीज़। आज आपको पाकिस्तानी सोसाइटी में किसी कॉर्नर से, किसी जगह से चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा दिखाई नहीं देगा। लेकिन गुज़श्ता 4 बरस आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉर्नर से ये बात हो रही थी कि ये तो मुसलमानों के दुश्मन है, इन्होंने तो मुसलमानों को तबाह कर दिया है। बहुत सारे लोग थे जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, बहुत सारी NGOs थी, बहुत सारे थिंक टैंक्स थे जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर एक तरफा प्रोपेगेंडे की जलगार कर रहे थे। हम लोग जो अपने तौर पर जितना कुछ कर सकते थे हम उसको काउंटर कर रहे थे, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा था। इस वक्त आप देख लीजिए कि आपको ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं दिखाई दे रहा। ये बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मजहबी सियासी जमातें हों, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम या दीगर ये जमातें हों, या दाएं और बाएं बाजू की जमातें हों, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP बाएं बाजू की जमातें हैं, मुस्लिम लीग सेंट्रल में खड़ी है, और दाएं बाजू की, जैसे मैंने मजहबी जमातों का जिक्र किया, ये सारी की सारी इनका इत्तेफाक राय इस बात पर है कि चीन के साथ हमारे मामलात बेहतर होने चाहिए, और एक ख़ास तौर पर इकनॉमिक कॉरिडोर जो सिर्फ पाकिस्तान और चीन के मफाद में नहीं है, इस नस्ल इंसानी के मफाद में है। पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहा है ये मनसूबा, है ना। ख़ास तौर पर वन बेल्ट वन रोड, जिसका यानी ये ख़ास बड़ा मनसूबा CPEC है। तो इस पर पूरे तौर पर हमारे यहाँ इत्तेफाक राय है, और अगर कोई कड़ी मिस होती है तो वो एक ही कड़ी है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो नारा कुछ भी लगाए, अंदर खाने कुछ करते हैं। मुझे याद है कि 2014 में जब चीन के सदर का दौरा मुलतवी हुआ तो एक बहुत बड़े माहिर मईशत, मुनासिब नहीं क्योंकि उन्होंने ज़ाती हैसियत में मुझसे बात की, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान को बांध के पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के दुश्मनों की टोकरी में फेंक दिया है। ये उन्होंने ये बात कही थी। तो एक ही यहाँ ख़तरनाक बात है, एक ही प्रॉब्लमेटिक बात है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और आप ये टाइमिंग देखें उसकी, लॉन्ग मार्च की तो बड़े ज़माने से बात हो रही है। ऐसे ही जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि वो जा रहे हैं तो लॉन्ग मार्च का भी अनाउंस हो गया। और डॉक्टर साहब, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक तरफ वज़ीर आज़म जो है दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का एजेंडा रख रहे हैं, पाकिस्तान का विजन रख रहे हैं और आगे जाने की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आप आएँ, लेकिन दूसरी तरफ हमारी अपनी पोलराइजेशन जो है वो अरूज पे पहुंची हुई है। इस पोलराइज सोसाइटी के अंदर जिस मुल्क के साथ आप बात करने जा रहे हैं वो भी तो कुछ देखेगा ना, बहुत कुछ देखेगा। इकोनॉमिस्ट दुनिया का बहुत बड़ा जरीदा है जो इकोनॉमी को कवर करता है। उसकी एक टाइटल स्टोरी थी कुछ दिन पहले। अच्छा, टाइटल स्टोरी में ये बताया गया कि पाकिस्तान जिस वक्त अपनी मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश करता है, जिस वक्त आप दुनिया के साथ मुआहदे करने जाते हैं, जिस वक्त दुनिया आप पर एतमाद का इजहार करने लगती है, एंड उसी वक्त इमरान खान इस सारी सिचुएशन को सबूताज कर देते हैं। किस तरह से करते हैं? अनरेस्ट पैदा करके, बेयकीनी पैदा करके, अदम इस्तेहकाम पैदा करके। और ये तो आपको पता ही है कि 2 वाक़यात ख़ास तौर पे आपको दिलाऊंगा। जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आ रहे थे सैलाब के मौके पर, तो किसने उनको मैसेजेस किए थे कि आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तावन न करें? सारी दुनिया जानती है ये कौन थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। फिर जब आप IMF को वापस ला रहे थे, वो उस मुआहदे में जो PTI ने किया, और फिर PTI ने जब ये देखा कि हुकूमत जा रही है तो वो मुआहदा तोड़ दिया। मुआहदा तोड़ के पाकिस्तान को एक इक़्तिसादी गर्दाब में फेंक दिया। वो
तो अपने मुखालफिन पर इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद कोशिश की पाकिस्तान को नादहिंदा करने की और बैंकरप्ट करने की, खुद उन्होंने कोशिश की। तो इसके बाद आपने शौकत तरीन के तो टेलीफोन आपको याद ही होंगे, जो उन्होंने केपी के वज़ीर ख़जाना को किए और पंजाब के वज़ीर ख़जाना को किए, और उनसे कहा कि आप ऐसे इकदाम करें कि ये डील फेल हो जाए। तो अब आपको कुछ शक रह गया है पीटीआई के बारे में ऐसी हरकतों के बाद? लेकिन डॉक्टर साहब इसमें तो सारा नुकसान जो है वो कौम का है और पाकिस्तान का है। बिल्कुल सही। एजाज साहब से भी इनकी राय लेते हैं। एजाज साहब, पाकिस्तान जिन चैलेंजेस को अभी फेस कर रहा है, सैलाब जो आया इसकी पूरी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कहा जाता है कि 1960 की दहाई में कुछ इस तरह का वाक़या हुआ था कि बहुत शिद्दत के साथ बारिशें हुई थी, लेकिन ये जो बारिशें हुई हैं, ये जो सैलाब आया है पाकिस्तान में, इसने गुज़श्ता सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 33 लाख लोग ऐसे हैं जो कि बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। आप क्या समझते हैं सर कि इस मौके के ऊपर जो ग्लोबल हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, फिर मईशत की बहाली है, ये कितने बड़े चैलेंजेस हैं, फिर हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक मसला है, तवानाई का बहरान है, इन सारे चैलेंजेस में पाकिस्तान किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकता है? और जो वज़ीर आज़म दौरे कर रहे हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स को वज़ीर आज़म इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है सर कि पाकिस्तान का विजन सामने रखा जाए? इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की क़यादत जो इस वक्त रवाबित कर रही है दुनिया के साथ, वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और अभी भी वो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसमें भी पाकिस्तान का एक यानी लीडरशिप रोल है। हम G77 के चेयर भी हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये सारी जो हिम्मत और ताकत और काविश है, ये उसी सूरत बेल मंडे चढ़ेगी अगर हम अपना काम सही उसमें करेंगे। मैं आपने कहा कि 1960 में शायद बारिशें हुई। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 2010 में अगर आप देख लें, 2010 भी एक क्लाइमेट इंड्यूस्ड इवेंट था और एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था। उस वक्त हमें अंदाजा हो गया था, जिसके बाद NDMA बनी, PDMS बनी। हमें बहुत इस बात की जरूरत है कि जब हमारी लीडरशिप और हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी दोनों के दोनों हम आहंग होकर पूरे जोश और जज्बे के साथ काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि नतीजे बेहतर साबित होंगे। आपकी इसमें कोई शक नहीं है कि सैलाब के ऊपर पाकिस्तान की सारी दुनिया जो है हमदर्दी कर रही है। और एक अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल ने आके जो यहाँ बातें की, मेरा नहीं ख्याल वो बहुत ज्यादा बातें कहीं और इस तरह की कर सकते हैं। उनका एक खास पाकिस्तान के लिए एक हमदर्दी भी है, क्योंकि वो यहाँ पे हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर रिफ्यूजीज रहे हैं। तो इस वजह से दुनिया की हमदर्दी मौजूद है। फ्लैश अपील हो गई, लेकिन आप ये भी देखें कि दुनिया में इस वक्त और इक़्तिसादी मसाइल इतने ज्यादा हैं कि उस फ्लैश अपील के मुकाबले के रिस्पॉन्स में अभी पैसे इतने नहीं आए सके। इसीलिए मैं ये बार बार इस बात का जोर देता हूं कि आप क्लाइमेट जस्टिस तो है, लेकिन सबसे पहले तो आप खुद अपने अंदर वो कुव्वत पैदा करें, और जो थोड़ी बहुत बाहर से मदद भी आए तो वो उससे अपने वो इदारों को और अपनी कैपेसिटी को मजबूत करें कि अगर ये दोबारा हो जाए, तो अगर 2022 दोबारा आए, 2023 आए, 2024 आए, 2025 खुदा जाने कब आए, जब भी आए आप तैयार हों, बेहतर तैयार हों, ताकि आपके लोगों को उस मसाइल का शिकार ना होना पड़े। तो मैं समझता हूं कि दोनों चीजें हैं, यानी क़यादत की कोशिश और काविश, वो आपने बताया कि वो हो भी रही, हमने भी देखी, लेकिन साथ ही साथ ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी अपना किरदार अदा करें। और मैं समझता हूँ इवन हमारे जैसे थिंक टैंक्स जो बैठे हैं यहाँ पे, हमने क्लाइमेट प्रिवेंटिंग फ्लड्स के ऊपर बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। बड़े बड़े नादर एक्सपर्ट, सच्ची बात है, पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनकी उससे इस्तेफादा करना चाहिए हुकूमत के इदारों को, और एक ऐसा हम आहंग तरीके से हम करें ताकि आइंदा जो है हम सिर्फ बाहर की मदद पर इन्हिसार ना करें, बल्कि अल्लाह ताला हमारे अपने कुव्वत बाजू में वो हिम्मत ताकत हम उसको बेहतर तौर पर कर सकें। जी, पाकिस्तान जो है वो चीन से के तजुर्बात से, उसकी टेक्नोलॉजी से इस पर्टिकुलर मामले में कैसे फायदा उठा सकता है? ग्लोबल टाइम्स में जो वज़ीर आज़म का आर्टिकल छपा, उसमें भी वज़ीर आज़म ने इस हवाले से बात की, फ्लड के हवाले से जो मदद मिली चीन से, या जो इससे पहले हमने देखा कि चीन की एक टीम आई पाकिस्तान में जो खास तौर पर सैलाबज़दागान हैं, उनसे मुलाकात की उन्होंने, सैलाबज़दा इलाकों में गई, वहाँ पर सारा उन्होंने देखा। अभी बहाली का मामला आना है, रिहेबिलिटेशन का मामला आना है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल क्या हैं कि पाकिस्तान अकेला ये सब कुछ कर पाएगा, या पाकिस्तान को चाहिए कि चीन जैसा दरीना दोस्त जो कि हमेशा पाकिस्तान की शाना बशाना रहा है, उससे भरपूर तरीके से फायदा उठाया जा सके, जिस तरह वज़ीर आज़म भी कहते आए हैं?
जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों महाज़ों पर काम करना पड़ेगा। मैंने महाज़ का लफ्ज़ इसलिए बोला क्योंकि वॉर फुटिंग से करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एक तो दाखिली तौर पर अपनी जो कैपेसिटी है हम्म। अब टू डील विद सच मैटर्स, वो उसको बेहतर करना पड़ेगा। दूसरा, जो दोस्त मुल्कों से मदद आती है उसको वो चैनल करें सही तरीके से। अब चीन यकीनन आपकी मदद अभी भी की है, फिर जब पेंडेमिक कोविड-19 हुआ था उस वक्त भी उन्होंने की थी। चीन एक ऐसा बाएतमाद दोस्त है पाकिस्तान का जो मदद करता रहेगा। लेकिन जिस चीज का मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं वो ये है कि जब मदद आए तो वो इस तरह आए कि हमारे अपने इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है वो मजबूत हो सके और हम अपने पांव पे खड़े होके कर सकें। देखिए, चीन ने अभी, आपको पता है कि पिछले 10 सालों में गुर्बत जो है 800 मिलियन लोग उठाए हैं। ये कोई मजाक नहीं है, एग्जैक्टली। बहुत बड़ी आबादी है। 800 मिलियन लोगों को उठाना गुर्बत से, वो कैसे हुआ है? वो ग्राउंड लेवल पे जाके, मैंने गवर्नेंस के ऊपर पेपर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि कितना ग्राउंड लेवल पे जाके कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया गया। कैपेसिटी बिल्डिंग का, लोगों को एम्पावर किया गया है। खाली पैसे आ जाएं और आगे आप पहुंचा दें, उनको डोल आउट कर दें, पनाहगाहें बना दें, आप लंगर खाने खोल दें, वो एक लिमिटेड एक्टिविटी है। लॉन्ग टर्म एक्टिविटी आपकी तभी होगी अगर हम उस पैसे को और उस एक्सपर्टीज को जो चीन से मिल सकती है इस्तेमाल करके अपने ग्रास रूट लेवल पे वो कैपेसिटी बिल्ड करें, हर विलेज में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में, कि वो आइंदा जब इस किस्म की कोई आफत आएगी क्लाइमेट रिलेटेड तो उससे निपटने के लिए ज्यादा बेहतर तौर पर वो तैयार हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं वज़ीर आज़म के दौरे की तो हम ये भी बता रहे हैं अपने आवाम को कि जो आला सतह का वफ़द उनके साथ गया है, उनकी भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। ये कहा जाता है जो साइडलाइन मुलाकातें हो रही होती है वफ़ूद की सतह पर, ये बड़ी क्रूशल होती है और बड़ी अहमियत की हामिल होती है। मैं चाहूँगी उस हवाले से सर कुछ बताइएगा। उसमें माहिदों पे दस्तखत भी मुतवक्के हैं और मुख्तलिफ शोबों में जो पाकिस्तान जिस तरह से चीन के साथ ताउन चाह रहा है दो तरफ़ा, उस पर भी बातचीत होगी। तो कितना अहम है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है चीन की एक्सपर्टीज़ से, उसकी टेक्नोलॉजी से? ये सारे सेक्टर आपने बता दिया और एजाज़ चौधरी साहब ने बता दिए। और एजाज़ चौधरी साहब जो बात बता दें उसके बाद बात करना बेअदबी है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, पूरा होमवर्क होना एजाज चाहिए। साहब ने ना, दोस्त। तो ये बुनियादी बात है, पूरी तैयारी। हम तवक्को करते हैं और हमें यकीन है कि जो मिजाज है शहबाज शरीफ साहब का, वो ऐसे नहीं जा रहे होंगे। पूरा होमवर्क है, पूरा होमवर्क होगा, वो चीज़ें होंगी। देखिए, अभी चीज़ें पूरे तौर पे सामने नहीं आई कि किस किस सेक्टर में हमें क्या क्या करना है, लेकिन जो आर्टिकल है शहबाज शरीफ साहब का जिसका बार बार आप रेफरेंस दे रही हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि तैयारी भी क्या है, हम क्या तजावीज़ लेके जा रहे हैं, हम क्या तवक्को करते हैं कि उनकी तरफ से हमें क्या रिस्पॉन्ड मिलेगा। ये चीज़ें शहबाज शरीफ, यूँ समझिए कि ये पूरा एजेंडा है शहबाज शरीफ साहब का आर्टिकल। और शहबाज शरीफ साहब का आर्टिकल हो, वो थिंक टैंक, एक ज़माना गुजारा है फॉरेन मिनिस्ट्री में एजाज़ साहब ने, और मुझे इनके साथ भी सफ़र करने का एजाज़ हासिल है, और अब एक थिंक टैंक की सरबराही कर रहे हैं। तो ये मैं सच कहता हूँ, दुरुस्त निशानदेही की एजाज़ साहब ने कि आप ऐसे थिंक टैंक से, और ख़ास तौर पर जो वज़ारत ख़ारजा का ये थिंक टैंक है जिसकी सरबराही एजाज़ साहब कर रहे हैं, इसको तैयारी में भी शामिल रखा जाए और चीज़ों को समझने में और समझ के इम्प्लीमेंट करने में भी शामिल रखा जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मकासद हम रखते हैं चीन के दौरे से और चीन के साथ ताल्लुकात से, वो हम वक्त से बहुत पहले उसके फ़रूट हासिल कर लेंगे। अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर साहब कोविड-19 में चीन हमारे साथ खड़ा रहा, अभी हम क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वज़ीर आज़म हर प्लेटफॉर्म पे इसकी बात करते हैं, सैलाब के हवाले से जिस तरह से पाकिस्तान उससे मुतासर हुआ, और बार बार वो ये बात भी करते हैं कि हम चीन की जो तजुर्बात हैं, चीन की जो टेक्नोलॉजी है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए और हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ये रिहेबिलिटेशन का जो मरहला है ये बहुत तवील भी होगा, बहुत मुश्किल भी होगा और बहुत सब्र आजमा भी होगा। उसके लिए जो वसाइल चाहिए, यकीनी तौर पे जिस तरह से एजाज साहब ने बात की, पाकिस्तान यकीनी तौर पे अकेला ये नहीं कर सकता। इस सेक्टर में या इस मौके के ऊपर चीन से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? देखें कि सारे शोबाजात बार बार डिस्कस हुए, इसी गुफ्तगू इस नशिस्त में भी डिस्कस हुए। एक पहलू जिसकी तरफ अभी तवज्जो नहीं है, मेरी अभी HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार साहब से बात हुई थी। डॉक्टर मुख्तार एक ख़ास शोबे पर काम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो बड़े बड़े सैलाब आते हैं और बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, तो उसके असरात बहुत मनफी तौर पर ज़हनों पर
मुरतब हो जाते हैं। मतलब छोटे जो बच्चे हैं वो एक ट्रामा में चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। हामला ख़वातीन हैं, उन पर क्या बीतेगी। इसके अलावा रोज़गार के मसाइल पैदा होते हैं, बेशुमार चीज़ें पैदा होती हैं। ये जो ट्रामा है, हमने बड़े पैमाने पर ये नहीं सुना कि इस मौजू को एड्रेस किया जा रहा है, सवाए HEC के जो चेयरमैन है वो जो कर रहे हैं। तो हमें इस पहलू पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मुझे यकीन है कि चीन में इस मौजू पे काम भी हो रहा होगा, और हम अगर दरख्वास्त करेंगे तो चीन से हमें इसका तावन भी मिलेगा। बाकी वही बात है जो एजाज साहब कह रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, चैनलाइज करना, यही चीज़ है, और यही सबसे बड़ी चीज़ है। ये कर लिया तो हम किसी के मोहताज रहेंगे नहीं। ठीक। अच्छा, CPEC के हवाले से ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन जो है मुश्तरका विजन शेयर करते हैं, CPEC अगर मैं चाहूँ आप हमारे नाज़रीन को समझाने के लिए कि किस तरह से गेम चेंजर होगा पूरे खित्ते के लिए, ये सादा से अल्फाज में। ये बात है कि सारी रात हीर सुनाई और सुबह पूछा कि लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि इस पे बार बार बात की जाए। वज़ीर आज़म इस पे गाहे बगाहे मीटिंग्स भी खुद अटेंड कर रहे हैं, बड़ी ज़ाती दिलचस्पी उनकी है कि जल्द अज जल्द इस नौयत के जितने भी मंसूबे से रिलेटेड है उसको मुकम्मल किया जाए। देखिए, ये हाईली टेक्निकल मामला है, और इसके लिए ख़ास तौर पर जो जियोग्राफी के लोग हैं वो बहुत अच्छी इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि किस तरह से 12,000 किलोमीटर का फासला जो चीन तक पहुंचता है वो रिड्यूस होकर 4,000 किलोमीटर तक आ जाएगा अगर हम इसको ओबोर को और इकोनॉमिक कॉरिडोर को वो करते हैं, तो दुनिया कनेक्ट हो जाएगी। एक पहलू है उसका। दूसरा पहलू ये है कि हमारे यहाँ जिसकी निशानदेही अभी एजाज साहब ने की कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनने थे। इंडस्ट्रियल जोन कहाँ बनने थे? उन एरियाज़ में बनने थे जहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर जहाँ से गुजर रहा है। वो अगर गुजरता, उसको फिर वही बात है कि गुज़श्ता 4 साल में उसको उठा के आपने कबाड़ खाने में फेंक दिया और वो काम नहीं किया। वो अगर इकोनॉमिक हम जोन बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों इंडस्ट्रीज लगेंगी। और वो ऐसी इंडस्ट्रीज लगेंगी जिसका अभी प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी तकरीर में जिक्र कर रहे थे कि आपको सस्ती लेबर चाहिए ना तो पाकिस्तान तशरीफ़ लाइए। तो पाकिस्तान में हम आपको अच्छी लेबर भी देंगे, तरबियत याफ्ता लेबर भी देंगे, स्किल्ड लेबर भी देंगे, और वो अनस्किल्ड लेबर जहाँ ज़रूरत होगी वो भी मिलेगी, लेकिन वो चीन के मुकाबले में वो सस्ती होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इन द मीनवाइल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर इश्तियाक साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म ने जब से ये मनसब संभाला है उनका ये पहला दौरा है चीन का, जिसके लिए वो कल रवाना होंगे। अगर हम बात करते हैं अपनी खारजा पॉलिसी की तो चीन जो है वो बड़ी कलीदी हैसियत रखता है। सर, वज़ीर आज़म के जो दौरा है इसको आप कैसे देखते हैं, कितनी अहमियत है और क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दौरे से? देखिए जी, एक तो बात ये है कि ये पहला फॉरेन डिग्नेटरी है जो कि प्रेसिडेंट जिनपिंग के री इलेक्शन के बाद पार्टी सेक्रेटरी जनरल 20th नेशनल कांग्रेस कमेटी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पहले फॉरेन लीडर है जो विजिट कर रहे हैं। तो इसकी जो अहमियत का अंदाजा आप इससे लगा लें। दूसरी बात यह है कि इससे बस कुछ दिन पहले जुमेरात के दिन पाकिस्तान चाइना की ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का 11वीं JCC का इजलास हुआ था। ठीक। और उसके अंदर हमें ये पता चला है कि जो पिछले तकरीबन 4.5 साल का जो PTI का दौर था, जिसके अंदर आपको और हम सबको पता है कि CPEC पे कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह हमारे जो रिलेशनशिप अमेरिका की या सऊदी अरेबिया से उसमें भी लल आया था। तो इस JCC का 3 बुनियादी नुक्ते हैं जो मैं यानी एम्फसाइज करना चाहूंगा कि हम ये क्लेम कर सकते हैं अभी कि CPEC पाकिस्तान में दोबारा रिवाइव हो गया। ठीक। नंबर 1, जो पुराने जो प्रोजेक्ट्स थे जो अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, उसके अंदर एक नया वही मोमेंटम जो सन 2013 से 2018 तक था वो दोबारा मोमेंटम नजर आया। नंबर 2, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे अर्ली हार्वेस्ट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी, और जो सेकंड फेज के अंदर एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल कोऑपरेशन के ऊपर थे, नए प्रोजेक्ट्स कुछ अपना सामने आए हैं। और तीसरी जो हम देखते हैं ट्रांजिशन, वो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट से ये बिजनेस टू बिजनेस की तरफ अपना डायरेक्शन जारी है CPEC।
ठीक। तो ये तीनों जो यानी एक निशानदेही मैंने आपको की, जो ट्रांजिशंस आपको नजर आ रही हैं, ये मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइन बात है। और इसके ऊपर हम जब डेवलप करेंगे फर्दर अगले 6-9 महीने में, जब तक ये हुकूमत है, और उसके बाद अगले 5 साल के अंदर जब नई इलेक्टेड हुकूमत आएगी, तो आप इमेजिन कर लें ये जो बिजनेस टू बिजनेस की तरफ डायरेक्शन है, नए प्रोजेक्ट्स, अर्ली हार्वेस्ट प्लस जो न्यू सेकंड फेज के अंदर, और जो रीगेन मोमेंटम किया है पिछले प्रोजेक्ट्स के सीपैक के, जो सन 2013 से 18 में मोमेंटम था, तो इससे हमें अंदाजा होता है कि अपना जो एक स्ट्रेटेजिक हमारा एक रीजनल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक चाइना पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आइंदा महीनों में, आइंदा सालों के अंदर बहुत तेजी आएगी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा फरमा दीजिएगा कि वज़ीर आज़म की चीनी सदर से भी मुलाकात मुतवक्के है। सीपैक पाकिस्तान और चीन का एक ऐसा मुश्तरका मंसूबा है जिसकी अगर हम बात ना करें तो बात कंप्लीट नहीं होती, और गेम चेंजर जिसको कहा जाता है। वज़ीर आज़म का हम देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर इस पर फोकस है, गाहे बगाहे वो जो है वो मीटिंग की सदारत भी करते रहते हैं, जिसपे जितने भी मंसूबे इस हवाले से जारी हैं उसको ख़ास अहमियत देते हैं। आप क्या समझते हैं कि सीपैक के हवाले से भी बातचीत होगी, और इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करना कितना जरूरी है, जिस तरह से बार बार ये बात की जा रही है? और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप खित्ते की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, जब अमन की बात करें, खुशहाली की बात करें, रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से बात हो? देखिए, ये जल्द अज जल्द वाला आपका आर्ग्यूमेंट गलत है। ये एक लंबे दौरानिया का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस है। अभी तो हम सेकंड फेज के अंदर एंटर हुए, तो सन 2030 के अंदर कोई इसका लगभग जाके इसका थोड़ा सा जो 1-2 फेज आइडेंटिफाई हुए वो कंप्लीट होंगे। लेकिन ये बड़े लंबे दौरानी है कि ये 22nd सेंचुरी की बात है, तो इसको हमें बिल्कुल कलील मुद्दत तक महदूद नहीं करना चाहिए। नहीं, 4 साल में सर जो डिले आया उससे भी तो खासा वक्फा आ गया ना बीच में। भाई, मैंने ऑलरेडी आपको एम्फेसाइज कर दिया कि 3 चीजें नजर आ गई हैं अभी। ठीक है। कि अब हम बात करनी चाहिए सीपैक रिवाइवल की। ये रिवाइवल इसलिए हो रहा है कि 4 साल में कोई हुआ नहीं है पीटीआई के दौर के अंदर। इमरान खान साहब ने अपनी हमारी जो कोर रिलेशनशिप्स थी, फॉरेन रिलेशन की, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हो, अमेरिका से हो, खास तौर पे चीन से हो, उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट सफर हुआ वो था सीपैक। अब सीपैक को समझने के लिए जरूरी है कि ये एक अपना चाइना के 2 इनिशिएटिव्स हैं। नंबर 1 तो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस वक्त 154 कंट्रीज जो है दुनिया में, 200 कंट्रीज में से 154 इसका हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 है। सेकंड, प्रेसिडेंट सी ने लास्ट ईयर जो UN अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असेंबली हुई थी, वहां पे एक आइडिया फ्लोट किया था, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये बेसिकली सेकंड इनिशिएटिव है जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक्ड है, जिसमें पॉवर्टी एलिवेशन है, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, और जो अपना नेशनल प्रोग्रेस के इंडिकेटर्स है 17, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने सन 2030 तक तमाम कंट्रीज को कहा है कि वो हदफ पूरे करें। तो उसमें चीन ने अपना ODI फ्लोट किए पिछले साल। तो हम जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है चाइना के साथ, जाहिर है कि वो सेंटर्ड है इस वक्त सीपैक पे, लेकिन वो अलाइंड है दोनों के साथ, ODI के साथ भी अलाइंड है और BRI के साथ भी अलाइंड है। तो जब हम BRI की बात करते हैं तो ये तो अपना अगले सालों के अंदर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट, और खास तौर पे एक फ्री ट्रेड रजीम जो चाइना एनविजिज कर रहा है दुनिया के लिए, हम उसका हिस्सा होंगे। तो हमें दूरअंदेशी से काम करना चाहिए। हमें ये गेम चेंजर का नोशन करके, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसमें बड़ी चैलेंजेस है, तो इसमें हमें चैलेंजेस के ऊपर, इश्यूज के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन उम्मीद पाकिस्तान के लिए वाहिद अगर आप मुझसे पूछें तो वो सीपैक है आगे बढ़ने के लिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा एजाज साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। वज़ीर आज़म ने अपनी जो पहली मेडन स्पीच की उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने खारजा पॉलिसी का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे और सेहतमंदाना ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। हम वही डायरेक्शन वज़ीर आज़म की रहे हैं। अभी जो उनके पैदल पे जो दौरे हो रहे हैं वो इन्हीं ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, जो कि जिस तरह पहले भी आपने फरमाया कि वो मुतासिर हुए थे। खारजा पॉलिसी को जिस बुनियादों पर ये हुकूमत लेके चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, अभी जिक्र कर दिया डॉक्टर इश्तियाक साहब ने कि गुज़श्ता हुकूमत ने आपके फॉरेन रिलेशंस को तबाह कर दिया। चीन
जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये समुद्रों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी दोस्ती है, उसका हशर क्या किया, उसकी मैंने वो बातें बताई जो यूँ समझिए कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, ग्राउंड पे है ना, विस्परिंग, उनको वो करार देना ईस्ट इंडिया, दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी करार देना, और ये कहना कि वो बड़े जालिम लोग हैं, वो हर चीज़ लूट के ले जाएंगे, और पाकिस्तान को तो फिर कोई श्रीलंका की मिसाल भी दी जाती थी कि लूट के ले गए, जिसमें कोई हकीकत नहीं थी। तो एक तो चीन के साथ ये किया, फिर आपने OIC को तोड़ने की कोशिश की, यानी एक पैरेलल OIC बनाने की कोशिश की। देखिए, मुख्तलिफ फोरम्स बनने चाहिए, ठीक होते हैं, कोई हरज नहीं, लेकिन जो आपके एलाइज होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, पाकिस्तान के कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको आप गैर नहीं कह सकते, मसलन तुर्की जैसे, सऊदी अरब जैसे, इवन चाइना। एक सफ़ीर थे, ऐसी मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, उनका नाम था रियाजुल खतीब। ये 1977 में पाकिस्तान में सफ़ीर थे सऊदी अरब के। जब भुट्टो साहब और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दरमियान तसादुम हुआ, तो उस वक्त शाह खालिद मरहूम के कहने पर रियाजुल खतीब जो है वो मुतहर्रिक हुए, और रियाजुल खतीब को पाकिस्तानी ही तस्वर किया जाता था। उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वेलकम किया, उसे पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने भी वेलकम किया, इसलिए कि सऊदी अरब है तो ये गैर है ही नहीं, हमारे दरमियान कोई राज है ही नहीं। तो ये रिलेशंस थे, इन रिलेशंस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने तबाह कर दिया। आप अगर कोई OIC से हट के फोरम बनाना चाहते हैं तो अपने इन अलाइज को, जो आपका ही परताव है, आप ही का दोस्त हैं, आप में और उनमें कोई गैरियत नहीं है, तारीख बताती है ना कि कोई गैरियत नहीं है, आप उनको एतमाद में लिए बगैर OIC तोड़ देंगे। तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है ये इन्हीं ज़ख्मों पर मरहम लगा रही है। ये ज़ख्म इस्लामी दुनिया में भी है, ये ज़ख्म एशिया में और चीन के साथ भी हैं, और ये ज़ख्म यूरोप में भी हैं और अमेरिका में भी हैं। क्या कुछ नहीं किया, यानी अमेरिका को सर्व किया, उसके बाद अमेरिका को गाली देनी शुरू कर दी, तो क्या कुछ नहीं, हिमाकत नहीं की। अब ये कितनी बड़ी हिमाकत है, ये अभी 2-3 दिन पहले जो इमरान खान ने इदारों के बारे में जिस अंदाज में गुफ्तगू की और उन्हें मतून किया, तो उस मौके पर इंडिया के जो एनालिस्ट हैं, और उसमें बाज़ रिटायर्ड फ़ौजी हैं, बाज़ पॉलिसी मेकर्स हैं, तो उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 10 साल के लिए इमरान खान को मज़ीद हुकूमत दे दें। क्यों? इसलिए कि ये शख्स इतना अहमक है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये है वो मसला जिसको मौजूदा हुकूमत और उसके सरबराह मियाँ शहबाज शरीफ हल करने की आइडियल मोस्ट करार दे रहे हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब को। चलिए जी, आगे चलते हैं। डॉक्टर इश्तियाक साहब, मैं चाहूँगी सर ज़रा ये भी आप जाते जाते बताइएगा कि एक तरफ वज़ीर आज़म की तमाम तर कोशिशें मईशत की बहाली के लिए हैं, इसको सही डगर पर डालने के लिए हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हैं कि बैरून मुल्क से लोग आएँ, पाकिस्तान पे ट्रस्ट करें, और ख़ास तौर पे जब से हम ग्रे लिस्ट से निकले हैं तो ये एफर्ट उनकी तरफ से मज़ीद तेज़ हो गई हैं। दूसरी तरफ जो है ये लॉन्ग मार्च का और ये जो एक इमेज हमारा बन रहा है, आप क्या समझते हैं सर, इस वक्त यूनिटी की कितनी ज़रूरत है? अगर हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो, मईशत तरक्की करे, तो यूनिटी की कितनी ज़रूरत है सर? अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम क्या है जरा? डॉक्टर फारूक आदिल साहब है सर हमारे साथ। फारूक आदिल साहब, जी जी, बड़ा सलाम, क्योंकि उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज से ये जो इशू हम फेस कर रहे हैं, खास तौर पे इस फितने की वजह से, जी जी, वो इतने खूबसूरत तरीके से और उसमें फॉरेन पॉलिसी की जो हमारे कोर इश्यूज हैं, जो इसके क्लियर किए हुए हैं, उनको हाईलाइट किया। मैं जरूर दूसरी बात ये है कि देखिए, हम तो शागिर्द हैं डॉक्टर साहब के, ये एक फॉरेन एजेंडा पे काम कर रहा है, इसके क्लियर लिंक्स है अपना यहूदी लॉबी से। ये ही वाज मैरिड टू अ यहूदी तक, ये कभी लिंक ब्रेक नहीं हुआ। इसके बारे में बहुत सारे शवाहद अगर आप गूगल भी कर ले आपको मिल जाएगा। तो अब हमें क्लियर है कि ये बंदा फॉरेन एजेंडे के ऊपर है, तो इसीलिए कोई, यानी हमें तो कभी, यानी मैं जब देखता हूँ कि इसकी पजीराई इतनी हिंदुस्तान के अंदर क्यों है, तो मुझे उस पर कोई अपना ज्यादा शौक नहीं होता। अब आप देखें ना कि आप शहबाज शरीफ साहब का देख लें, जब से आए दूसरी दफा ये सऊदी अरेबिया गए थे पिछले हफ्ते, आने के बाद सबसे पहला विजिट इन्होंने सऊदी अरेबिया किया था। हुआ क्या
कि वो जो गिले शिकवे क्रिएट हुए थे पिछले 3-4 साल के अंदर, और खास तौर पे जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो इन्होंने हरकत की ओवैसी को डिवाइड करने की और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात सऊदी अरब से खराब करने, तो वो रिवाइव हो गया। अभी यानी लेटेस्ट विजिट जो पिछले हफ्ते गए थे अपना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, दोबारा वो जो $20 बिलियन की सऊदी इन्वेस्टमेंट है जिसमें एक रिफाइनरी है वादर के अंदर, वो भी सीपैक के साथ मिलते, और साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, माइनिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वो दोबारा रिवाइव हो रही है। दूसरा, अगर आप नोट करें कि जब से शहबाज शरीफ साहब यानी इक़्तिदार में आए, कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता कि ये अपना बड़े इजलास में ना जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में गए, वहाँ जो बाइडन से मिले, जो इमरान खान को जिसने फोन भी नहीं किया था, वहाँ पे उन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ मीटिंग। SCO में गए 2 महीने पहले, वहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइडलाइन मीटिंग जो है शहबाज शरीफ की थी। अभी 3 हफ्ते पहले सीका की मीटिंग थी जो 27 मेंबर की एशिया स्पेसिफिक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मीटिंग थी, वहां पे गए, वहां पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइडलाइन मीटिंग। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि पिछले जो अपना ये जो PTI का दौर था, एक अहमक आदमी जिसको बिल्कुल, जिसकी विजन कोई नहीं है, जिसका यानी कोई अपना एक्सपीरियंस कोई नहीं है, लीडरशिप की बात करता रहा 25-26 साल, और जब इक़्तिदार में आया गवर्नेंस की बैंड बजा दी, इकोनॉमी अपना जीरो के ऊपर लेके आई और को रिलेशनशिप अपना खत्म की। एक चीज अपना फारूक आदिल साहब के साथ में ऐड करूंगा, देखें इसने जो हिंदुस्तान में इसकी इब्तदाई क्यों है, इसने मोदी के इलेक्शन के लिए विश किया कि री इलेक्ट हो जाए। इसने जनाब अपना अगस्त 2019 के अंदर जब हिंदुस्तान ने कश्मीर को अपना रन किया, ऑक्युपाइड कश्मीर को, और उसके 2 टुकड़े किए, उसको इसने बिल्कुल, इसका कोई रिएक्शन नहीं आया। उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा का UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में लेके जाना था इशू। एक अक़वाम मुत्तहिदा का अपना इदारा है जिसने 2 रिपोर्ट्स दी जुलाई और जून के अंदर 2019 के अंदर, कि भाई ये मसला आने वाला है, आप इससे पहले कि ये इंडिया हरकत करे, आप इस चीज को लेके जाए, क्योंकि शवाहद सारे थे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस के और रिप्रेसिव एक्ट के अंदर फंडामेंटल चेंज आ रही, वहां पे हिंदू यात्रा जो है उससे जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर इश्तियाक साहब, आप हमारे साथ रहे। इश्तियाक साहब और डॉक्टर फारूक आदिल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। नाजरीन, हुआ है न्यूज़ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा।